पीईटी का 2013 का ये पेपर वन है। उसमें इंग्लिश। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब का करेक्ट अल्टरनेटिव तलाश करना है। तो पहला यहाँ पर यह दिया हुआ है क्वेश्चन कि व्हेन वी रीच द स्टेडियम, कि जैसे ही हम व्हेन वी रीच, जब हम स्टेडियम में पहुंचे, द प्लेयर्स और डैश ऑलरेडी, क्या हैव गॉन, वेंट, हैड गॉन या हैज गॉन, कौन सा आएगा? तो इसमें देखिए, यहाँ पर लिखा है कि व्हेन वी रीच्ड, मतलब जब हम पहुंचे। तो व्हेन वी हैव रीच्ड वगैरह इस तरह से नहीं आया। और उसी तरह से रीच्ड, हम जब पहुंचे थे स्टेडियम, तो ऑलरेडी वो जा चुके थे। तो जा चुके थे, हैव गॉन मतलब जा चुके हैं। हैज गॉन मतलब जो ही शी इट के साथ में आता है और प्लूरल के साथ में आई भी यू दे हैव। तो इसमें जो है, तो ये दोनों भी ना होकर हैड गॉन आ जाएंगे। और वेंट क्यों नहीं आएगा? कि ये आमतौर से जाने की बात थी, कि मतलब गो का वेंट हो जाता है, आई गो मैं जाता हूँ, आई वेंट मैं जाता था, ऐसे नहीं। तो उस हिसाब से सिंपल टेंस में है ये। इससे पहले वीडियोस है इसके बने हुए, तो आप देख सकते हैं टेंसेस की। तो इसमें आएगा हैड गॉन। इसमें हम आंसर की के हिसाब से भी चेक करते चलेंगे। तो उसका है थर्ड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज इन द सेंटेंस। के आइडेंटिफाई करना है जो अंडरलाइन किया हुआ है क्लॉज सेंटेंस में। तो क्लॉजेस के अलग अलग जो है तो टाइप्स होते हैं। और क्या होता है क्लॉजेस? नाउन क्लॉज एक आता है, जो है तो हम क्लॉज का देखते हैं, क्लॉजेस के बारे में। तो फिक्रे वगैरह जो होते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं ऑब्जेक्ट और एक वर्ब, और कन्वे करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं। जैसे कि अलाइस ईट्स मैंगो, कि अलाइस क्या कर रहा है, मैंगो खा रहा है, तो वो कौन खा रहा है? तो अलाइस। तो ये नॉन क्लॉज वगैरह, एडवर्बियल क्लॉज, ये सब आते हैं यहाँ पर, प्रेडिकेट करता है ये। तो ये क्लॉजेस होते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं इसमें से कौन सा क्लॉज रहेगा, जैसे कि नाउन, या फिर एडजेक्टिव, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन, या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंसेशन। तब देखिए, द पेशेंट वॉज श्योर, पेशेंट को ये क्या था? श्योरिटी थी, यकीन था, दैट ही वुड रिकवर, कि वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है, तो इसका बारे में अगर जब पूछ रहा है, तो दैट ही वुड रिकवर, तो कौन? तो पेशेंट। तो पेशेंट यानी कि नाउन के अंदर आ जाएंगे। और कैसे होगा? तो एडजेक्टिव, सिफत वगैरह वो बाकी उसमें आ सकता है। तो क्लॉज को ऐसे पहचानना है। नेक्स्ट है द चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा है? सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या है? तो इसमें से एक चीज ये याद रखना है कि सैटेलाइट में एक टी आता है, तो एक टी तीन में है और चार में है। लेकिन डबल एल आता है, तो सैटेलाइट। तो फोर्थ हो जाएंगे। तो यहाँ पर से ये फोर्थ इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन। तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि अलग अलग होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसे तो वो 21 आते हैं, लेकिन आमतौर से जो आते हैं, कोई 7 बताता है, कोई जो है तो अलग अलग, तो कॉमन होते हैं। लेकिन एक्चुअली वो तो 22 21 से करीब में होते हैं। तो अब जो 12, ये देखिए कभी आ रहा है, व्हाट इज द 20 फिगर ऑफ स्पीच, 7 फिगर ऑफ स्पीच, 12 फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो 7 जो है तो ये क्या होता है कि इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर उसकी बात करें 7 की, तो सिमिली, मेटाफर, पन, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली, अंडरस्टेटमेंट, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन। लेकिन अगर 12 की बात करें, तो देखिए उसमें एनाफोराइक ऐड है, एलिट्रेशन, एंटी मेटाबली, और एंथेसिस, एपेस्ट्रॉफी, एजोनस, हाइपरबली, आयनी, मेटोनमी, ओनोमेटोपिया, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, पन, सिमिली, ये सारी। अब अगर हम 20 फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, तो इसमें बहुत सारे, मतलब ऐसे 20 21 भी आते हैं, 27 दिखाएगा आपको कभी कभार। ये देखिए यूफेमिज्म, तो बहुत सारे हमने नहीं पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, कहीं देखिए 24 आए, कहीं पर 50।
इस तरह से तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जो कॉमन यूज होते हैं। तो ये होते हैं, तो उसमें से अब देखिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर क्या बोला है कि एक्सल्ट ओ शोर्स एंड ओ रिंग ओ बेल्स, कि ओ की सदा जब जिसके अंदर आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, कि वो एपेस्ट्रॉफी हो जाएगा। तो एपेस्ट्रॉफी ये आ जाएगा। अभी अगर हम इसको एक बार रिवीजन वे में देखेंगे, इससे पहले हमने फिगर ऑफ स्पीच तो देखा था, तो अब एक एक से जल्दी बोलना है। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? इसमें बार बार आके रिपीटेशन जैसे कि वो रिपीटेशन आपने वर्ड। मुझे बोले थे खड़क सिंह खड़क सिंह से खड़क हो गई थी। ओ हाँ, वैसा वाला एग्जाम्पल। बराबर। इसमें मतलब वो, इसमें उल्टा नहीं होगा, इसमें ऐसा होगा जैसा कि वो चंदू के चाचा ने हाँ, चंदू के चाची, ये वाला जो था। और एनाफोरा में, इसमें दो या दो से ज्यादा इशारा थे उसमें। वो सर उसमें बार बार गिव आ रहा था, आपने एग्जाम्पल दिए थे। हाँ, इसमें डबल ये डबल रिपीटेशन ऑफ हाँ, हुरूफ की, डबल डबल आवाज आएंगी। उसके बाद में एंटीमेटाबली। इसमें सेंटेंस डबल डबल है, फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयर टू फेलिंग ऐसा। हाँ, सेंटेंस टू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर टू। तो इसके अंदर वो आएगा जैसा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां। एक खड़क सिंह जब खड़के तो खिड़कियां खड़केंगी, लेकिन खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ऐसा। तो इसमें इसका उल्टा, हाँ, जैसा वाइस वर्सा में जो जा रहा है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब रिपीटेशन ऑफ, जैसे कि हाँ ये पीटर चो ऐसा ऐसा। तो हुर्फों की आवाज, और ये इसके अंदर मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा। जैसे कि खाने के लिए जीते, जीने के लिए खाते, उल्टा वैसे में आ जाएंगे। इस तरह से एंटीथेसिस, एन एंटीथेसिस मतलब क्या होगा? तजाद जो रहेगा उसके अंदर, उल्टा रहेगा। मतलब अर्थ है तो स्काई हो जाएगा। एपिस्ट्रॉफी मतलब सदाए खिताबत वगैरह में आएगा। एजोनस यानी कि क्या है? सामान्य हम काफी अच्छे से करते हैं। हाँ, ये मिसाल। लिखने में वो एक अलग अलग रहते लिखने हैं, में पढ़ने में अलग रहते लेकिन पढ़ने में एक जैसे। जैसे कि डियर एक हरन वाला होता है, एक डियर बोले तो DEAR वाला। तो आपने बैट बोले थे एक बैट मतलब एक चमगादड़, वो तो लिखने में सेम रहेगा, मगर मायने अलग, वो अलग में आएंगे। क्वेश्चनरी तो पढ़ने हाइपरबली मतलब जो है, तो इसमें ये बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और आयनी मतलब, में वो सर आपने एग्जांपल दिए थे कि मतलब इसका एक एक्सीडेंट हो गया, पर उससे उम्मीद नहीं, मतलब सिचुएशन है ना कि वो अचानक ऐसा अनएक्सपेक्टेड हम सोच नहीं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, जैसे कि अगर पायलट है उसको हाइट से, ऊंचाई से डर लग रहा है। सकते। मेटोनमी, वो सर क्या बोलना, बराह रास्त ना बोलते हुए डायरेक्ट नहीं बोलना, पर उसकी उसकी इनडायरेक्टली अदा करना। डायरेक्ट उसकी एग्जाम्पल, ये द प्रोन टू रिफर टू अ हाँ, किंग, मतलब ऐसा क्राउन बोल दिए तो यानी कि किंग का ताज वगैरह बोलना है डायरेक्टली। बादशाह का ताज है। हाँ, ऑनोमेटोपिया, ये सब उसमें वो इसमें नेचुरली सोती अपने आवाज तक सुनते वो। आवाज सेम रहेंगी। हाँ वो कहते कहते कौन कौन सी तो, हाँ। बस चर खून हाँ, मतलब जैसे कि फ्रेंच। कुदरती चीजों की आवाजें वगैरह है, जानवरों की आवाज वगैरह, कोई चीज की, हाँ, उनकी आवाज। पैराडॉक्स, वो बात को उल्टा कहना, जैसे आपने एग्जांपल सेंटेंस ऑन द राइट इज फॉल्स पर द सेंटेंस इज द लेफ्ट इज ट्रू, वैसा उल्टा करके बोलेंगे तो क्या। हाँ, बात मतलब ओ उसको उल्टा करना, लेकिन उसका मतलब वही निकले। हाँ पर्सोनिफिकेशन, इसमें कोई गैर जानदार में पर्सन की एबिलिटीज या खुसूसियत डाल दी जाए, क्वालिटीज, तो वो हो जाएगा। और पन मतलब जोक से याद रखना, पूरा फन से याद रख लेना, सीधा फन। पूरा तो इसमें ऐसा बनाना कि जो के मतलब कैसा रहेगा, कि समझने के लिए इनडायरेक्ट है, जैसे कि हाउ आर यू मैन, अगर ऐसा कोई पूछता है कुएं से, वो बोलेगा आई एम वेल। तो मैं क्यों हाँ, सिमिली मतलब तशबीह देना। सिनेक्डॉक मतलब, तो वो सिग्निफाई पार्ट्स यूज टू सिग्निफाई द होल, मतलब कोई एक मतलब आपने दिए थे कि कार, ये कार के दो टायर है और अगर जैसा कार है डायरेक्टली तो उसको व्हील कह देना, ठीक है। तो वो कार से तशबीह हो जाएगी। अंडर स्टेटमेंट यानी कि उसको कम बताना, जैसे कि मतलब बारिश इतनी हुई कि कार डूब गई उसमें आधी, लेकिन कह रहे कि लगता है कि कल शायद थोड़ी सी बारिश हो गई। हाँ इस तरह से। तो अंडर स्टेटमेंट, कम कम बताना, ज्यादा भी हो गया।
तो अब ये हो गया। तो इसमें से ही एपेस्ट्रॉफी हो गया। अब उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, मतलब फाइट, खतरनाक फाइट होती है। जैसे कि मॉडर्न कॉम्बैट एक आता है, मतलब, तो ये देखिए कॉम्बैट, जंगजू टाइप की लड़ाई होती है। फाइट तो फाइट स्पेशली इन वॉर, तो फाइट इसको बोलेंगे, फाइट मतलब गलियों में इधर उधर लड़ाई हुई घरों में, तो उसको कॉम्बैट नहीं बोलेंगे। फाइट यानी लड़ाई युद्ध जिसमें जान जाने का मेरा बिना डर हो सकता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट भी होती है। तो स्टॉप या डिफीट समथिंग के लिए, टू कॉम्बैट टेररिज्म, तो उससे लड़ने के लिए, तो मतलब इसमें जान भी जा सकती है वैसे, तो उसका फाइट हो जाएगा, फाइट फाइटर। तो इस तरह से पैरल भी लड़ाई होती है, लेकिन ये अलग होता है। फ्यूड भी और कॉन्फ्लिक्ट भी झगड़ा ही होता है, लेकिन ये आमतौर से मतलब सिर्फ एक रंजिश वगैरह इस तरह से चीजें होती है। लेकिन ये कॉम्बैट का फाइट निकलेगा, यहाँ तक हमने पिछले एक वीडियो में देखा था। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ से। चूज द करेक्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये भी आपको बताया गया था टेंसेस के अंदर। हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो। तो अब यहाँ पर बर्गलर का मतलब क्या है? तो ये बर्गलर को कहते हैं चोर। गलती आंसर Bagla, बैगला, इस तरह बैगला, प्रोनाउंसिएशन है इसका। burglar, बर्गलर इस तरह से। burglar, तो बर्गलर ऐसे है वो। तो मतलब क्या पूछा जा रहा है? हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, कैसे कोई भी चोर को ओपन कर सकता है विंडो, खिड़की को। अब असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? एक तो होता है असर्टिव सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। तो अब असर्टिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट जो कन्वे करता है कि इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है थॉट को इन क्लियर एंड डायरेक्ट वे में, तो असर्टिव होता है वो। तो असर्टिव होता है, निगेटिव होता है, अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव, ये निगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये पूरे आपको टेंसेस में पढ़ाए हुए हैं। तो अफर्मेटिव क्या होता है? कि अफर्मेटिव सेंटेंस है जो अफर्म करता है रेदर देन निगेट्स अ प्रोपोर्शन, ही इज ऑनेस्ट, इस तरह से अफर्मेटिव। तो असर्टिव और अफर्मेटिव में क्या फर्क होता है? देखिए अफर्मेटिव यहाँ पर है मैन इज मॉर्टल, और निगेटिव में क्या है? मैन इज नॉट इमॉर्टल, कि उसी को बोलना लेकिन नॉट लगाकर निगेटिव में। तो ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, कि वो बेईमान नहीं है, उसका मतलब भी ईमानदार हो रहा है, और ही इज ऑनेस्ट का मतलब भी ईमानदार हो रहा है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। देखिए कैसे है असर्टिव सेंटेंस, क्या है कि कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, डिक्लेयर के। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? पीरियड या फुल स्टॉप आता है। राजू इज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, कि राजू क्या है? एक बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है, लगन से पढ़ता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की मिसाल क्या है? कि आई जस्ट वॉन द अवार्ड, तो इस तरह से मुझे अवार्ड मिला, आई जस्ट वॉन द अवार्ड, तो इसमें ताज्जुब या जुमला लगा हो या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, तो वो इमोशंस को जाहिर कर रहा हो, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो हो जाएगा। अब इसके नीचे एग्जाम्पल्स है। और इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब ट्रांसफॉर्म करना है निगेटिव में, नो बडी इज एबसेंट, नो बडी इज प्रेजेंट, तो उसको क्या हो जाएगा? नो बडी, एवरीबडी इज प्रेजेंट का। तो एवरीबडी इज प्रेजेंट ये क्या है? पॉजिटिव वाला सेंटेंस है। जिसको बनाना अगर है नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा? नो बडी इज एबसेंट, कोई भी गैर हाजिर नहीं है। डोंट फॉरगेट टू बी प्रेजेंट, ऐसे में आप उसको नॉट लगा सकते हैं। अब असर्टिव में देखिए बनाना है,
नो वन कैन डिनाई दैट ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो अब आप उसको असर्टिव में कैसे बना रहे हैं? ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, जहां पर किसी की खसूसियत वगैरह भी एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मतलब पहले वाले में क्या था, अफर्मेटिव में, कि ही इज ऑनेस्ट, सिर्फ एक ऑनेस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट मैन, इस तरह से। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? योर एटीट्यूड इज नॉट फ्रेंडली, डायरेक्ट अगर आप इसको बोल देते हैं, लेकिन आप उसको एक्सक्लेमेटरी में ऐसे बनाते हैं कि ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड, कि तुम चेंज करने की कोशिश करो एटीट्यूड। मतलब ये थोड़ा सा ताज्जुबिया या फिर एक्सक्लेमेशन लगाकर हो जाएगा। व्हाट एन अनफ्रेंडली एटीट्यूड यू हैव, मतलब एक ताज्जुब कर रहे हैं आप कि तुम्हारा कैसा बिहेवियर है अनफ्रेंडली। बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, ऐसी चीज है। अब देखिए असर्टिव में फिर से आया कि हाउ क्लेवर ऑफ यू टू एक्ट लाइक दैट, यू आर अ क्लेवर पर्सन। हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए असर्टिव में ज्यादातर चीजें आ रही है कौन सी, जो कि लगी हुई है उसके साथ में। ये ऐसे ऑप्शन है, कौन से लेना है मतलब। अब इन ऑप्शन में से आंसर की यहाँ पर है, नो बडी इज सक्सेल, एवरीवन एक्सेप्ट दैट ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। यहाँ पर आंसर की ये पीडीएफ भी बाद में असर्टिव निगेटिव का स्टूडेंट्स को भेज दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो है असर्टिव वाला पार्ट, उसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, 5 एग्जाम्पल। आई एंजॉय प्लेइंग द गिटार, शी इज टैलेंटेड डांसर, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो सिंपल सेंटेंस है मतलब इसमें। हाँ, एक स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको कहेंगे, डिक्लेयर कर देना। एक फैक्ट ओपिनियन हो सकती है, बिलीफ हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, हो सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं मैनर असर्टिव में। तो फुल स्टॉप वगैरह उसमें आ जाता है असर्टिव में। और अफर्मेटिव में क्या डिफरेंस है अभी हम देखेंगे। देखिए अफर्मेटिव जो है टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, तो सिर्फ पॉजिटिव टोन होता है बस, जिसमें पॉजिटिव और सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, के सूरज जो है तो ब्राइटली चमक रहा है, ये एक अलग चीज हो गई। और यहाँ पर असर्टिव में क्या था, एक स्टेटमेंट है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि ही इज लुकिंग स्मार्ट, वो स्कूल जाता, तो एक फैक्ट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें छुपी है। और यहाँ पर सिंपली कोई एक चीज आ रही है अफर्मेटिव में, द न्यू ऑफिस लाइक लुक्स ग्रेट, या नया ऑफिस अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ लगने में, चमकने में, एक सिंपल स्टेटमेंट। माई अंकल बॉट मी ह्यूज टेडी बियर फॉर माई बर्थडे, बर्थडे पर अंकल ने वो लेकर आए थे। तो ये चीजें क्या हो गई कि एक सिंपल, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे दिख रहा है, ये सिंपल चीजें हो गई। लेकिन अफर्मेटिव में क्या है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन छुपी है, या फिर सारी चीजें हैं जिसमें इंफॉर्मेशन है। तो ये सब चीजें अफर्मेटिव में आ जाएंगे, दोनों अलग है, अफर्मेटिव एंड असर्टिव, इस तरह से। अब देखते हैं इसमें, हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो। तब इसमें से क्या बता रहे हैं कि करेक्ट असर्टिव सेंटेंस कौन सा रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है। नो बर्गलर कुडंट ओपन द विंडो, कोई बर्गलर नहीं ओपन कर सकता है विंडो। द बर्गलर कांट ओपन द विंडो, कि बर्गलर ओपन नहीं कर सकता विंडो। द बर्गलर कैन ओपन द विंडो, द विंडो कांट बी ओपन बाय द बर्गलर, के खिड़की जो है तो बर्गलर के जरिए नहीं खुल सकती। तो एक खिड़की की खसूसियत यहाँ पर आ रही है एक हिसाब से। तो अभी हम इसको देखते हैं, उसका है सेकंड वाला, द बर्गलर कांट ओपन द विंडो। तो बर्गलर की खसूसियत आना चाहिए कि बर्गलर, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ था, ये वाला जो था इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन था, जिसमें पूछा था कि हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, ऐसा पूछ रहा है। ताज्जुब भी हो रहा था, क्या आता था, एक्सक्लेमेटरी। और अगर ये बता रहा था कि बर्गलर इज ओपनिंग द विंडो, कोई चीज हैपनिंग वाली होती, या फिर सिंपल स्टेटमेंट होता, अ, तो वो क्या होता था, वो होता था अफर्मेटिव। लेकिन असर्टिव में क्या आता है कि एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये पूछ रहा है, हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, कि कैसे कोई चोर ओपन कर सकता है विंडो।
ऐसे में। तो द बगलर कांट ओपन द विंडो, तो यहाँ पर बगलर का वो बता रहा है कि बगलर नहीं ओपन कर सकता, क्योंकि विंडो में ऐसा कुछ खसूसियत पाई जा रही होंगी कि वो खुल नहीं पाती आसानी से, तो इसलिए बोला जा रहा है, क्योंकि बगलर तो अपने हिसाब से ओपन कर ही लेगा। अंदर से बंद होगी वो। हाँ, अंदर से मतलब इस तरह से महफूज हिफाजत से, जैसे कि कोई किसी को शक होता है ना कि जैसे कि कैसे ऐसा हो सकता है, मैंने अभी तो ये चीज किया था, गाड़ी जैसे कि अगर पूरी सर्विसिंग हो गई अच्छी करे, तो अगर वो खराब हो गई तो सामने वाला बोल सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, पेट्रोल हो गया तो सामने वाला बोलेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पेट्रोल तो मैंने अभी फिल करवाया था। तो ये अपनी सेफ्टी के हिसाब से ये बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि चोर की खसूसियत में नहीं है कि विंडो ओपन करना। द बगलर कांट ओपन द विंडो, तो एक मतलब एक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि नहीं खोल पाएगा। अब ये क्यों नहीं हुआ? नो बगलर कुडंट, ये पहले तो नो आ गया और कुडंट, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड में क्या था? द बगलर कैन ओपन द विंडो, कि ओपन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? हाउ कैन एनी बगलर, कैसे खोल सकता है, तो ये बोल रहा है कि खोल सकता है, तो ये गलत हो गया। तो कैन की जगह कांट आना चाहिए। और ये क्यों नहीं हुआ? द विंडो कांट बी ओपन बाय द बगलर, विंडो खोल नहीं सकेंगी बगलर के जरिए। तो यहाँ पर बात बगलर की ही चल रही थी, हाउ कैन एनी बगलर, तो खुसूसियत यहाँ पर बगलर के तौर पर ही आना चाहिए। इस तरह से तो ये विंडो की खुसूसियत में आ जा रहा था, और इनडायरेक्ट वे में उसको चेंज होकर आया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। तो असर्टिव निगेटिव मतलब जो भी आते हैं सेंटेंसेस, तो आपको ये चीजें याद रख लेना है, इसके सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह ये सारे जितने अभी बताए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। एक जो है तो इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब देखिए ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अभी हमने जो जिक्र किया था उस तरह। ही सेड, उसने कहा, व्हाई हैव यू कॉल्ड हर हियर एंड डिस्टर्ब मी। अब यहाँ पर क्या डायरेक्ट डायरेक्ट बराह रास्त है, बिल रास्त और बराह रास्त एक आता है। तो बराह रास्त में क्या हो रहा है कि व्हाई हैव यू कॉल्ड, जैसे कि जिसने कहा ही सेड, तो एज इट इज जुमले को लिख दिया गया। ही सेड, उसने कहा, व्हाई हैव यू कॉल्ड हियर एंड डिस्टर्ब मी, क्यों मुझे बुलाया और डिस्टर्ब किया मुझे। अब उसको इनडायरेक्ट में बनाना है कि उसमें इसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आना चाहिए, और जिसने जो कहा था तो दूसरा जो जुबानी बयान करेगा तो उसके हिसाब से वो दिखना चाहिए कि उसने क्या कहा था। पहला क्या है कि ही आज्ड, सब में देखिए आज्ड है, ही सेड कहीं पर भी नहीं, तो आज्ड ही आएगा, क्योंकि आज ये पूछने में आ गए यहाँ पर भाई, तो इसलिए वो आज्ड यूज हुआ। हाँ, ही आज्ड व्हाई ही हैज कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब हिम, व्हाई ही हैज कॉल्ड देयर, कि क्यों उसने मुझे बुलाया और डिस्टर्ब किया मुझे। ही आस्क्ड व्हाई हैड ही, अब देखिए यहाँ पर हैव यू था, और यहाँ पर क्या हो गया, व्हाई ही हैड, अब हैड बदल गया और इसमें हैज है। तीन चीजों में हैड है और इसमें हैज आया था। अब इसमें देखते हैं, ही आस्क्ड व्हाई हैड ही कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब्ड हिम, ये पूरा सेंटेंस ऊपर के जैसे सिर्फ हैड आया। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड व्हाई ही हैड कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब्ड हिम, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ऊपर वाला फर्स्ट एंड सेकंड। हैड ही और ही हैड, ऊपर तो ही जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या हैड इधर आ जाता है? इसमें भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे, क्वेश्चन में आता है, लेकिन वाई ही हैड, अगर वाई आ गया तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इधर आ जाए, तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। ही आस्क्ड दैट वाई ही हैड कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब हिम, अभी दोनों में क्या फर्क है तीनों में, ये वाले में और थर्ड में? ये दो में हैड बाद में है, बाद में। इसमें पहले था। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब हिम में? वाई ही हैड है, उसमें वाई कैसे, उसमें दोनों में वाई, वाई। हाँ इसमें दैट लगा है, ही आस्क्ड दैट। अभी आस्क्ड वाई डायरेक्ट बनाने में तो एक ही चीज है जिसमें दैट आ रहा है एक हिसाब से, तो अभी हम देखते हैं इसको। हाँ, नहीं इसका है थर्ड। तो अब इसमें क्या था कि ही आस्क्ड दैट व्हाई ही हैड कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब हिम, उसने कहा कि, अब इसमें क्या है, ही आस्क्ड व्हाई ही हैड कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब हिम। तो ये इसमें जब व्हाई आ जाता है तो उसके बाद में आता है ही, सब्जेक्ट आता है, मतलब पहले क्वेश्चन
फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद का जो है हेड वाला है। जैसे कि डू यू नो जब हम बोलते हैं, तो डू यू नो, तो यू से पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट से पहले डू। तो सिर्फ बिना क्वेश्चन पूछे, इंट्रोगेटिव का क्या रोल है कि जो इंट्रोगेटिव के है वाई, हु, व्हेन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन जब आ जाते हैं, तो जैसे कि व्हाट डू यू लाइक, ऐसा, वेयर डू यू लिव, तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से। और एक एग्जांपल जैसे कि एम आई राइट, ऐसा पूछते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि क्या मैं सही हूँ। तो ये चीजें कब होती है कि जब डायरेक्टली, जब क्वेश्चन के बिना अगर आ जाए तो पहले आ जाता है, जैसे कि हैड ही कॉल्ड, सिर्फ अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा तो हैड आता था, तो उस वजह से ये नहीं रहेगा। और ये क्यों नहीं रहेगा, पहले और दूसरे तीसरे को देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें हैज था। हाँ, तो हैड की वजह से चेंज हो गया। ही आस्क्ड व्हाई ही हैड कॉल्ड देयर एंड डिस्टर्ब हिम, इस तरह से। तो जिसमें आंसर इसको बता रहा है थर्ड। हाँ, थर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को और एक मर्तबा हमको क्या करना होगा, इसको समझ लेंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, मारिया सेड, अब इसमें जो है तो डायरेक्ट स्पीच में क्या आ रहा है कि मारिया ने कहा आई एम बिजी नाउ। तो इनडायरेक्ट स्पीच ये करेंगी कि रिपोर्ट करेंगी मैसेज को स्पीकर को अपने शब्दों में। मारिया सेड दैट शी वॉज बिजी देन, तो मारिया ने ये कहा कि वो तब बिजी थी। तो अगर हमने ये एग्जाम्पल के ऊपर ही देखते हैं कि इसमें अगर दैट आ रहा है सब में, ये देखिए, शी सेड आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर दैट आ रहा है, तो वो हो सकता है कि उसमें मिस्टेक हुई हो आंसर की में। हाँ ना, समझ नहीं गए, फोर्थ वाले ही चलिए इसमें सिंपल सिंपल देते हैं, और ये पेपर में हार्ड हार्ड दे देते एग्जाम्पल सर। अभी देखिए, डायरेक्ट में ये था कि आई एम प्लेइंग द गिटार, शी एक्सप्लेन, शी एक्सप्लेन दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार, तो दैट आना उसमें जरूरी है इनडायरेक्ट, जो कि फोर्थ छोड़ना हाँ, तो उसके हिसाब से फोर्थ ही आना चाहिए। जितने भी आप इनडायरेक्ट वाले देखेंगे सब में रहती आरत सर। दैट है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम इसको फोर्थ ही अभी फिलहाल अज्यूम करेंगे। आज दैट, क्योंकि डायरेक्टली एपोस्ट्रोफी आ जाता है, फिर अगर कोई डायरेक्ट कह रहा है ये आज, तो इस हिसाब से हम इसको यही कंसिडर करेंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट नीदर नॉर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन नाइदर भी सही आता है और नीदर भी सही आता है, ब्रिटिश और अमेरिकन। अमेरिकन में नीदर कहते हैं और ब्रिटिश में नाइदर, और ईदर अमेरिकन में और आइदर ब्रिटिश में। तो अमेरिकन के हिसाब से नीदर होगा और ईदर। तो सेलेक्ट करना ना तो या फिर ना ही, ये आंसर इसमें से। तो यहाँ पर है कि विजयंत डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, ही डिडंट लर्न फ्रॉम टीचर्स। तो यहाँ पर क्या है कि विजयंत ने क्या है, ना तो अटेंशन करा था, डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, और अलग अलग सेंटेंस हो रहा है, तो जिसको आपको क्या करना है, नीदर और नॉर लगाना है। ही डिडंट लर्न फ्रॉम टीचर्स, दो अलग अलग सेंटेंस। तो हम कैसे लगाएंगे, तो विजयंत नीदर पेड, यानी दिया था, पेड मतलब दे चुका था, नॉर लर्न फ्रॉम टीचर्स, ना ही सीखा। ये हमेशा की बात हो रही है, पे अटेंशन मतलब हमेशा रेगुलर में पे करना, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। विजयंत पेड नीदर अटेंशन, ये तो नहीं आता, ये भी छोड़ देंगे। विजयंत नीदर पे अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्न फ्रॉम टीचर्स, और यहाँ पर देखिए फोर्थ में लर्न हो गए, तो हम क्या थर्ड उसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है तो फर्स्ट बता रहा है, विजयंत डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स
ही डिडंट लर्न फ्रॉम टीचर्स। ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है पहले एक बार और देख लेते हैं कि विजयंत जो है तो ना तो पे करता है अटेंशन उसके पेरेंट्स को, और ना ही जो है तो ये जब को सीखते हैं। सीखता है टीचर से। विजयंत नीदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्नड फ्रॉम टीचर्स। तो ये इसलिए होगा क्योंकि जब कोई नाम आता है जैसे कि ही शी इट हाँ। और उसके साथ कोई सिंगुलर नाम, तो उसके साथ में पेस हो जाता है। विजयंत नीदर पेस अटेंशन, हाँ नहीं किया था क्योंकि यहाँ डिड आया है। मतलब कहाँ पर कंफ्यूज किया है वो, मतलब क्योंकि अगर रेगुलर के हिसाब से अगर हम चल रहे थे तो पेज आना चाहिए था, तो वो नहीं आया वहां पर ग्रामर के हिसाब से। यहाँ पर देखिए आपको बताते हैं, ये जो डिडंट है, तो डिडंट में जो हम ये देख रहे हैं डिडंट, तो डिड मतलब पहले की बात चल रही, इस हिसाब से डिडंट पे अटेंशन टू पेरेंट्स, और डिडंट, तो डिड डिड जब आ गया तो इसलिए मतलब आपको पेड आ जाएगा यहाँ पे। ना तो पे किया था जब नीदर और इधर लगेगा तो नॉर लगेगा, तो इस वजह से ये आ जाएगा। और अगर यहाँ पर पे अगर होता, ये रेगुलर का काम था, ये कौन सा रेगुलर वाला, तो रेगुलर में यहाँ पर एस आना चाहिए था फिर, पेस एंड लर्न्स। ये रेगुलर की अगर बात कर रही है, अगर रेगुलर की अगर बात चल रही हो तो इफ रेगुलर, रेगुलर इस तरह, तो इस तरह से ये रेगुलर के हिसाब से ही आ जाएगा। तो डिडंट आया था इसलिए, तो छोटी छोटी चीज होती है उसको बहुत गौर से देखने की जरूरत होती है एग्जाम में। अब उसके बाद में देखते हैं दूसरा, चूज द करेक्ट। इसमें से करेक्ट जो है तो आपको चूज करना है। सो दैट, सो और दैट लगाकर सेंटेंस में, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर केशव टू पे हीट टू द टीचर। अब हीट का मतलब क्या होता है, हीट का हीट बना क्या, हीट का मीनिंग देखते हैं पहले। हीट मतलब होता है अटेंशन देना, हाँ वही, हेड हीट इस तरह से, अ वार्निंग तो एडवाइस, सलाह चेतावनी पर ध्यान देना, हाँ चेतावनी। तो चेतावनी पर ध्यान देना, इस तरह से ये हीट हो जाता है। तो अब क्या है कि केशव, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर केशव टू पे हीट टू द टीचर, के इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देना केशव के लिए बहुत हार्ड हो जाता है, तो सो दैट लगाना है इसमें, तो कौन सा सही रहेगा। इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट केशव कुडंट पे हीट टू टीचर, कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि केशव ने नहीं दे पाता था तवज्जो, कुडंट नहीं कर पाया, कुडंट कर पाया। इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर केशव दैट ही कुडंट पे हीट टू द टीचर। अब दोनों में क्या फर्क है, डिफिकल्ट था, हाँ ये बहुत मुश्किल था कि केशव नहीं कर पा रहा था हीट टीचर की तरफ, और ये केशव के लिए मुश्किल था दैट ही कुडंट पे हीट टू द टीचर। अब उसके बाद है इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर केशव दैट ही कांट पे हीट। अब कुडंट निकल गया, कांट नहीं कर सकता, कुडंट पे हीट टू द टीचर। अब ये था कि इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट केशव कुड पे हीट, तो यहाँ पॉजिटिव आ जा रहा है, ये मुश्किल था तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला है। सेकेंड फॉर एजुकेशन के लिए फर्स्ट वाला मेरे पास भी मेरे साथ भी आंसर दिख रहा है। तो चेक करते हैं, उसका फर्स्ट है सही, थर्ड क्यों नहीं हुआ, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर केशव, ये केशव के लिए बहुत मुश्किल था, दैट ही कांट पे, तो कांट नहीं कर सकता यानी उसकी एबिलिटी में आ जा रहा है कि वो डिसेबल था कुछ था, तो इस वजह से ये नहीं। कुडंट मतलब कर नहीं पा रहा। आप दोनों में क्या फर्क रह गया दोनों के, इसमें था दैट, हाँ तो उसमें के लिए फॉर आ गया। केशव के लिए मुश्किल था कि, नहीं पा रहा था। इसमें भी दैट है, ही कुडंट पे, ये देखिए कुडंट पे हीट टू द टीचर, हालांकि ये दोनों सेम आए इससे देखिए, बस फॉर और दैट का फर्क है। दैट ही, दैट ही कुडंट गया। हाँ केशव के लिए मुश्किल था।
तो इसलिए मुश्किल है ना। तो ये लगाना था दैट को सही में। सो और दैट कहाँ प्रॉपर लगेगा उसके ऊपर ही ग्रामर था। तो ये लगेगा इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट, ये बहुत मुश्किल था कि केशव तवज्जो नहीं दे पा रहा था टीचर की तरफ। हाँ, इट सब वॉज सो डिफिकल्ट फॉर केशव दैट, तो ये एक दैट वाला उसका नहीं था। सो डिफिकल्ट दैट, तो सो और एक वो ले लेना है जो भी चीज इजी डिफिकल्ट जो भी चीज रहेगी, और दैट उसके बाद लगा देना, इससे हम याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर गिवन सेंटेंस। इसको क्वेश्चन टैग देना है सही वाला, शो मी द वे टू द पार्क। मतलब इसके आगे का जुमला बोलना है, सब कहते हैं ना कि शो मी द वे टू द पार्क, मुझे पार्क की तरफ का रास्ता बताओ। तो विल यू, क्या तुम करोगे? डोंट यू मतलब करते हो क्या, डोंट यू, नहीं तो क्या नहीं करोगे? विल मी या मैं विल आई, ये तो दो नहीं होंगे बिल्कुल। तो विल यू या डोंट यू के अंदर हम कंफ्यूज सर फोर्थ ही सुना ना। अगर है तो फोर्थ होगा, हाँ क्योंकि डोंट मतलब रेगुलर का काम हो जाता है। हाँ मतलब तुम नहीं करते क्या, यानी उसको रोज रास्ता बताना। विल यू करोगे क्या, इस तरह। शो मी द वे टू द पार्क, विल यू प्लीज, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग के हिसाब से ये हो गया। अब नेक्स्ट है, पैसिव वॉइस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस के बेस पर ये है आधारित। वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, तुम कहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हो। तो अब इसको पैसिव वॉइस में जोड़ना है, तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस उर्दू में? क्या होती सर? फाल आवाज और गैर फाल। अब इसको देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। क्या एक्टिव वॉइस एक सेंटेंस में डिनोट करता है कि नाउन और प्रोनाउन जो है तो एक्ट करते हैं सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में। और सेंटेंस क्या है, इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सेंटेंस से करने वाले का उसमें एक्शन छुपा है। इन अदर वर्ड द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या फिर और एक्ट्स अपॉन द वर्ब, या फिर वो फेल के ऊपर काम कर रहा होता है। तो इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस में अदर हैंड में रिप्रेजेंट करता है कि सब्जेक्ट वन एक्टेड अपॉन बाय एक्शन एंड वर्ब इन सेंटेंस। ये भी कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस इज नो लॉन्गर एक्टिव बट पैसिव, के सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, वो पैसिव में है। अब यहाँ पर उसकी और मिसालें हैं, डिनोट दैट सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन, और सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द वर्ब और एक्शन इन द सेंटेंस। एग्जाम्पल इसके है कि आई डेकोरेट द हॉल वॉज डेकोरेटेड बाय मी, इस तरह। तो बाय मी लगेगा, मेरे जरिए बनाए गए। देवी गेव शांति अ गिफ्ट, शांति वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय देवी। तो इनडायरेक्ट वे में उसको एक्टिव और पैसिव टाइप में ही आ जाएगा। अब टेंसेस में देखिए ऐसा आएगा, सिंपल टेंस में ब्रेंडन प्लेस क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय ब्रेंडन। तो महत्व किसको किया जाएगा कि फाल गैर फाल और गैर फाल जिसको कहा गया। तो फाल से याद रख लेना जिसमें वो एक्टिव है, और गैर फाल मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट को मैं अहमियत देकर बाद में उसके जरिए किया गया बता रहे। तो अब इसका क्या करना है, पैसिव बनाना है, मतलब ये एक्टिव है। वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, तुम कहाँ पर मीटिंग अटेंड कर रहे हो। अब इसको आर आया है, देखिए सबसे पहले तो सब में आर है क्या देख लेना है। तो आर इज ऐसा आ रहा है। इस बार अब छोड़ दी। वेयर आर द मीटिंग बीइंग अटेंडेड बाय यू, वेयर इज द मीटिंग बीइंग अटेंडेड बाय यू, वेयर यू आर बीइंग अटेंडिंग द मीटिंग। अब बाय इसमें नहीं आया देखिए, वेयर द मीटिंग इज बीइंग अटेंडेड बाय यू।
वेयर द मीटिंग इज, द मीटिंग इसमें आया तीनों में। अब आर मीटिंग बोले तो बहुत सारे मीटिंग, तो उस हिसाब से सेकंड में इज द मीटिंग बोले तो एक मीटिंग। अब दो चीजों में कंफ्यूजन है, दो और चार। वेयर इज द मीटिंग दोनों में सेम है, वेयर इज द मीटिंग और वेयर द मीटिंग इज बीइंग की जा रही है अटेंडेड बाय यू। वेयर इज द मीटिंग बीइंग अटेंडेड बाय यू। तो दोनों में क्या फर्क आ रहा है? इज द यहाँ पर आया और द मीटिंग इज द मीटिंग, उसका है सेकंड वाला सही। तो वेयर इज द मीटिंग बीइंग अटेंडेड बाय यू, मतलब क्या आ रहा है कि वेयर इज द मीटिंग, तो क्योंकि एक सिंगल मीटिंग है इसलिए इज आया। इज द मीटिंग बीइंग अटेंडेड की जा रही है अटेंड बाय यू तुम्हारी जरिए, और वेयर द मीटिंग इज बीइंग अटेंडेड बाय यू, तो इसमें कंफ्यूज किया गया। हाँ सर वेयर इज द मीटिंग है तो हम कह सकते हैं कहाँ की जा रही है, इसलिए हमने वो नहीं बोला। हाँ है ना सर? हाँ, तो ये बहुत घुमा के था और ये सिंपल था कि वेयर इज द मीटिंग बीइंग अटेंडेड बाय यू। सेकंड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, क्या कहते हैं उसको? ये चार चार मतलब क्या रहते हो? रिलेशन रहता है, रिलेशन रहता है। जैसे ताल्लुक और रिश्ता है बताते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन के उसमें कौन सी चीज ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? प्रीपोजिशन क्या है? वर्ड ऑफ ग्रुप कनेक्ट करता है प्रोनाउन को नाउन को, फ्रेजेस को, जैसे कि इन, एट, ऑन, ऑफ, टू, बाय, विद, और फ्रेजेस में इन, फ्रंट ऑफ, नेक्स्ट टू, इंस्टेड ऑफ। प्रीपोजिशन स्पेशल रिलेशनशिप में बीनेथ, बिसाइड, बिटवीन, फ्रॉम, इन, फ्रंट ऑफ, इनसाइड, नियर ऑफ, आउट ऑफ, थ्रो, टुवर्ड, अंडर, विद इन, एट, इन, ऑन, इस तरह से प्रीपोजिशन। तब हम देखते हैं इसमें कि करेक्ट प्रीपोजिशन इसके साथ क्या लगेगा। क्विनाइन इज एन इफेक्टिव एंटीडोट टू मलेरिया, अगेंस्ट मलेरिया, फॉर मलेरिया। तो अगेंस्ट मतलब मलेरिया के खिलाफ, और मलेरिया एंटीडोट आ रही और मलेरिया को। इन मलेरिया हाँ, क्विनाइन मतलब क्या होता है? वो वायरस है सर। क्विनीन, quinine, उसको नीन हो जाएगा नाइन ना होते हुए, क्विनीन। quinine, और क्विनीन का मतलब a drug made from the bark of South American tree used in the past to treat a tropical disease, जैसे कि मलेरिया, मलेरिया की दवा। तो पुनैन भी कहा गया उसको कहीं कहीं पर, और पुनीन पढ़ने में ऐसा है, quinine, पुनीन। और उसको पुनैन हिंदी वगैरह में दक्षिण अमेरिका वृक्ष की छाल से बनी हुई एक दवा है, मतलब। वैक्सीन। हाँ, उस तरह से। हाँ तो एंटीडोट, इफेक्टिव एंटीडोट। Acidic quinine is an effective antidote for malaria. In technology, malaria नया एनर्जी तो उसका है सेकंड, अगेंस्ट मतलब मलेरिया के खिलाफ, क्योंकि फॉर मलेरिया मतलब मलेरिया के लिए, तो कोई टेक केयर में आ रहा है कि जैसे कि मलेरिया बहुत अच्छी चीज है और उसके लिए, मलेरिया के लिए। और इन मलेरिया मतलब मलेरिया में, मलेरिया में, इस तरह। पहले बोले अगेंस्ट नहीं है, बोले अगेंस्ट हो गया। तो उसके बाद में टू, टू मलेरिया, तो टू मतलब उसको, मतलब मलेरिया को। तो कोई इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट मलेरिया, तो जो भी बीमारी रहेंगी तो अगेंस्ट, मतलब कोरोना अगेंस्ट, तो ये चीजें मतलब इस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, इन मलेरिया, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब ताज्जुबिया सेंटेंस इसमें से कौन है सही से? मिस्टर सेन वॉज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, एजुकेशनिस्ट। मिस्टर सेन एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे। व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज।
हाउ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज। व्हाट एन एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज। व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट वॉज मिस्टर सेन। अब पढ़ने में अगर उसको ताज्जुब लगाए तो सारे सही लग रहे फर्स्ट हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से हाउ जब आता है, बाकी में देखिए व्हाट है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हाउ ही आना चाहिए या फिर व्हाट ही, लेकिन एक में हाउ है दिया हुआ। हाउ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज, और व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, क्या बढ़िया थे, इस तरह। तो ग्रेट इसमें मिसालें हैं तीनों में, इसमें सिर्फ क्या है कि व्हाट एन एजुकेशनिस्ट, सिंपल मैनर में व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट वॉज मिस्टर सेन, यहाँ पर वॉज आगे आया, और यहाँ पे सेन वॉज इस तरह, ये चीजें अलग अलग है। और इसमें व्हाट एंड हाउ का परफेक्ट। तब हम देखते हैं 13 का, तो उसका है फर्स्ट। फर्स्ट क्यों, व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वॉज, तो थे ताजुब वगैरह या फिर सेन वॉज थे, ये स्टेटमेंट आ रहे हैं। व्हाट, तो व्हाट आया, तो अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट वॉज मिस्टर सेन, तो ये बता रहे हैं उल्टा, तो सिंपल मैनर हो गया, तो ये कट हो गया। व्हाट, और यहाँ पर हाउ आ गया था अलग से, हाउ अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, कैसे कैसे मतलब कैसे आ गया, कैसे थे। पूछना नहीं हो, हाउ भी बोल सकते, हाउ ग्रेट इस तरह से। तो हाउ अ ग्रेट मतलब कितने अच्छे, कितने ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, इस तरह। तो उसके अलावा है कि व्हाट एन एजुकेशनिस्ट, तब देखिए ग्रेट जब आया, ग्रेट लग गया खुसूसियत, तो एक तो हम दा नहीं लगा रहे, ऊपर से उसको एन बोल दे रहे, वन एन एजुकेशनिस्ट, तो सिंपल मैनर में एक एजुकेशनिस्ट बता रहे, तो वो कोई एक ताज्जुब बात नहीं हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जब द नहीं लगा, क्योंकि स्टेटमेंट जब आएगा तो मिस्टर सेन वॉज द ग्रेट एजुकेशनिस्ट, तो द जब लगेगा, लेकिन व्हाट अ ग्रेट, तो ये उसमें आ जा रहे, व्हाट अ ग्रेट, व्हाट एन एजुकेशनिस्ट, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ये दो चीजें क्या क्लियर हुई कि व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट वॉज मिस्टर सेन, ये वॉज स्टेटमेंट वे में हो गया, और ये सिंपल मैनर में हो गया, और ये क्यों नहीं हुआ, इसमें भूल गया। हाउ अ ग्रेट, नहीं पूछ रहे, वैसे भी आता है वो, हाउ अ ग्रेट, तो ये उससे जुड़ नहीं पा रहा उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से, तो ये आएगा कि व्हाट अ ग्रेट, इस तरह से। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन इंटीग्रल। नीचे दिए गए इंटीग्रल से अपोजिट वर्ड ढूंढना है इंटीग्रल का। तो इंटीग्रल मतलब क्या होता है, सबसे पहले इंटीजर तो एक नंबर की वैल्यू होती है, इंटीग्रल क्या होता है, तो हम देखते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब होता है नेसेसरीली इन ऑर्डर टू मेक समथिंग कंप्लीट। स्पेंडिंग अ ईयर इन फ्रांस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी कोर्स। द कार हैज एन इंटीग्रल सीडी प्लेयर। समथिंग अपार्ट, अगर हम उर्दू में देखें तो लाजमी, लाजमी हो जाना, कि तमाम मुकम्मिल, जुज़ुए तकमीली, सालिम से मुतालिक, तो तमाम में आ जाएगा, इंटीग्रल कामिल मुकम्मिल। तो इंटीग्रल मतलब अगर कामिल मुकम्मिल है, तो माइनर, मेजर, इंडिपेंडेंट और एसेंशियल। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, इंडिपेंडेंट मतलब आजादाना, तो एसेंशियल मतलब जरूरी। तो इसका आ रहा है थर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या था, अपोजिट पूछा था, और आप उसको बता रहे कि सिमिलर, तो ऐसे भी कंफ्यूज होता है माइंड। एसेंशियली फॉर एंट्री तो जरूरी और फर्दर, क्योंकि हमने इंटीग्रल का क्या देखा, इसमें हमने ये देखा है कि इंटीग्रल मतलब एक पार्ट होता है, लाजमी पार्ट किसी चीज का, तो उस हिसाब से ये आ जाएगा, किसी चीज का पार्ट, समथिंग कंप्लीट, मुकम्मिल होने के लिए, जो कि जरूरी है कंप्लीट होने के लिए। जैसे कि अगर इंग्लिश है, तो इंग्लिश के अंदर अगर पेडागोजी नहीं है, तो पूरा मुकम्मिल नहीं हुआ समझ लो। तो इंग्लिश के साथ एक पेडागोजी का 15 मार्क्स का आएगा समझ लो, पेपर वन, तो उसका एक एसेंशियल पार्ट हो गया। और इंडिपेंडेंट सिर्फ इंग्लिश, तो इंग्लिश ग्रामर, तो ये दो चीजें हो गई। तो ये जो पूछता है तो वो दिमाग में रखना है क्या पूछा है।
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कि करेक्ट अल्टरनेटिव इसमें से क्या है। मिस्टर कुमार स्पोक इन डैश लो वॉइस। मिस्टर कुमार स्पोक इन अ लो वॉइस, इन द लो वॉइस, इन एन लो वॉइस, और नो आर्टिकल, इन लो वॉइस। तो ये आर्टिकल्स के ऊपर है, ए एन द के ऊपर। तो क्या आएगा, एन तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की आवाज है, हाँ ये भी आंसर सही है। तो एन तो नहीं आएगा। और अ लो वॉइस मतलब एक छोटी आवाज, ये भी गलत दिख रहा है। इन द लो वॉइस या नो आर्टिकल में इन लो वॉइस। तो इन द लो वॉइस को अगर हम देखते हैं, उसमें अ आ रहा है। तो ये बहुत, मतलब ऐसा होता है कि आर्टिकल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि बहुत सिंपल होता है वो। तो इसमें ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो स्पोक था, मतलब उन्होंने कहा, ऐसे में आ रहा है स्पोक, स्पीक नहीं आया। अगर सिंपल आता था कि स्पीक, मिस्टर कुमार स्पीक्स इन, तो जब इन स्पीक्स इन लो वॉइस डायरेक्ट आता था नो आर्टिकल के साथ, स्पीक्स इन लो वॉइस, ये कम आवाज में बात करते, तो उन्होंने कहा मिस्टर कुमार स्पोक, उन्होंने मतलब बात की इन अ लो वॉइस, तो तब उसको एक इसलिए कहा जा रहा है कि इन अ लो वॉइस, थोड़ी कम आवाज में। जैसा कि अ लिटिल आता है तो उस तरह से उसका फिट हो रहा है वो। जैसे कि अ लिटिल ऐसा है। तो दो इसलिए दो फिर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो पर्टिकुलरली उस चीज का जिक्र पहले नहीं आया था। जैसे कि अ टाइगर अगर कहा हमने, या टाइगर वॉज रोरिंग, कि टाइगर जो है तो रोरिंग कर रहा था, तो अब अगर उसके बाद जब टाइगर की वापस से बात होगी तो द टाइगर वॉज सो हैप्पी, तो अब वहां पर द आ जाएगा क्योंकि बार बार अगर उसकी जब बात आ रही है, तो ऐसे बहुत ही उसको अच्छे से समझना है आर्टिकल्स को। तो इसके ऊपर भी हम बाद में समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये कंपैरेटिव डिग्री, अब डिग्रीज के ऊपर ही सवाल आएगा कि तुलना वाली कंपैरेटिव डिग्री बताना है। तो उससे पहले हमको क्या जानना है कि डिग्रीज क्या होती है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जो डिग्री होती है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, व्हाट डू दे मीन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, Yes. व्हाट डू दे मीन एंड हाउ टू यूज देम। तो पॉजिटिव एक होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट जो पॉजिटिव होती है, उसकी एग्जांपल पॉजिटिव की, कि एडजेक्टिव में होती है ओरिजिनल फॉर्म में। जैसे कि मिसाल के तौर पे रामा इज एन क्लेवर एज गणपत, क्योंकि पॉजिटिव में। और कंपेयर जब कर रहे हो तो क्या होता है कि सो इज मोर ब्यूटीफुल देन, मोर का इस्तेमाल, मोर कंफर्टेबल देन, जैसे यहाँ आ रहा है। और उसके बाद में सुपरलेटिव जब आती है, तो मुंबई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया, जैसे कि बिगेस्ट आ गया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि द शताब्दी एक्सप्रेस इज द मोस्ट कंफर्टेबल ट्रेन। तो कंपेरेटिव करना है, तो देन मतलब लगाना है उसके बाद। तो मोर देन, मोर देन, मच देन, तो मच देन ये गलत हो गया, मच कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल देन एनी ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर भी देन है, एन एनी अदर ट्रेन, ये पहल जो चौथा है, और दूसरे में क्या फर्क है, सेकेंड और इसमें क्या फर्क है, Any and many. मैनी अदर ट्रेन और एनी अदर और मोस्ट अदर ट्रेन, Yes. एनी अदर ट्रेन। हाँ. तो हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर है वो 16। बहुत तो फोर्थ, बहुत बोली. तो फोर्थ का है, बोली मैंने. फोर्थ इसमें शताब्दी एक्सप्रेस इज मोर कंफर्टेबल देन एनी अदर ट्रेन, कोई भी। मैनी अदर मतलब बहुत सारे अदर, यानी कुछ नहीं हो रहा। और मोस्ट अदर बोले तो बहुत ज्यादा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज करना है करेक्ट यूज टू वाला सेंटेंस गिवन सेंटेंस में। ऋषिकेश वुड फाइंड अ बेटर जॉब, ऋषिकेश ढूंढ लेगा एक अच्छी जॉब को।
तो ऑप्शन है कि ऋषिकेश वुड यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब, ऋषिकेश यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब, ऋषिकेश वुड यूज टू फाउंड अ बेटर जॉब, ऋषिकेश विल यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब। तो वुड यूज्ड आएगा, ये यूज टू फाइंड, तो यूज टू का इस्तेमाल देखना है। वुड फाइंड था तो यूज टू लगाना है। तो यूज टू के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना होगा। Used to is always used to refer to the past and those does not change in statement. The negative of used to is actually didn't used to. However, in British English, didn't used to is informal and it is not usually used in writing. To form question, use did. For example, did she used to have long hair? तो यहाँ कह रहा है कि did वगैरह का इस्तेमाल आप कहीं करते हो क्या, इस तरह। तो एग्जाम्पल देखो स्लीप। पास्ट सिचुएशन दैट इज नो लॉन्गर ट्रू, यूज टू इस तरह से लगता है। तो उसका हम देखते हैं 17, उसका है सेकंड, क्योंकि इसके अंदर वो डीड वगैरह नहीं आया, मतलब पास्ट सिचुएशन थी। ऋषिकेश यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब, ऋषिकेश ने कोशिश की फाइंड करने की बेटर जॉब को। वो तो आया नहीं, सोचती वो तो नहीं आ रहा। वुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो बदल गए यूज टू से। तो सिंपल सिंपल था, वुड की जगह यूज टू रख दिया जाए, ऋषिकेश यूज टू फाइंड अ बेटर जॉब। वुड यूज टू ये डायरेक्ट नहीं आएगा, और वुड क्योंकि इसका जो ग्रामर है उसके अंदर ये है कि उसके अंदर या तो आपको डिड इस्तेमाल होना चाहिए, यूज डिड। अगर पिछला था तो डिड लगा दीजिए, और नहीं है तो फिर डायरेक्ट जो सिंपल सेंटेंस आता है उस तरह से। तो उसके अंदर वुड वगैरह के हिसाब से वो चीज़ नहीं आती। तो एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात होती है जो कि अब नो लॉन्गर ट्रू, ट्रू नहीं रही, इस तरह से। इस तरह बहुत सारी चीजें उसके ऊपर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट नो सूनर सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। नो सूनर का इस्तेमाल करना है। एज सुन एज श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। जैसे ही श्रीनाथ ने स्टेप रखा कदम क्लास में, तो तब बच्चे सारे खामोश हो गए। नो सूनर श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास, अभी श्रीनाथ ने कदम रखा ही ना था कि चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। नो सूनर डू श्रीनाथ रखता है, डू आ गया, डू पुट स्टेप इन द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। तो डू से ये मैच नहीं हो रहा, तो इसको अभी हटा देंगे। नो सूनर डिड श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। के नहीं रखा था कि जैसे कि बहुत अलग हो जा रही है, इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन, तो उसके बाद, मतलब कदम नहीं रखा तो उसके बाद जुड़ नहीं रहा। तो फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं। नो सूनर डू श्रीनाथ, डू आ गया तो सेकंड देखते हैं कि नो सूनर श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास, तो नो सूनर। उसका आ रहा है फोर्थ, नो सूनर डिड, क्योंकि यहाँ पर डू था यानी रखता है। अब हमको लग रहा था कि नो सूनर श्रीनाथ पुट स्टेप, नो सूनर के अभी रखा ही नहीं था, तो नो सूनर श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम। तो यहाँ पर बिकेम जब लगा तो उसके साथ में कुछ आना जरूरी था, बिकेम। तो बिकेम के साथ में डिड मैच हो रहा है। नो सूनर डिड रखा ही नहीं था, नो सूनर डिड श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू द क्लास देन द चिल्ड्रन बिकेम साइलेंट। इधर रखा ही था या लिखा नहीं था। हाँ, कोई शुरू और तो इस तरह से एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। नो सूनर
मतलब रखा ही नहीं था, मतलब ऐसा होता है कि रख चुका था लेकिन ऐसा कदम रखने की देर ना हुई थी, ऐसा देर ही नहीं हुई थी। मतलब ऐसा कोई लोग बोलते हैं नहीं कि तारीख की मतलब सुबह ही नहीं हुई थी तो मकान मालिक ने फोन लगा दिया 8 बजे सुबह, किराया कब दे रहे हैं। तो नो सूनर मतलब द डे, कि मतलब दिन निकला ही नहीं था। तो सन रोज वगैरह ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं। तो ये चीजों में नो सूनर डिड, तो हुआ ही नहीं था, नो सूनर में ये आ रहा है। उसके बाद चूज द करेक्ट अनलेस स्टेटमेंट। मतलब अनलेस का मतलब क्या होता है, तब तक नहीं में ऐसा कुछ, अनलेस कि जब तक नहीं। आई शैल नॉट फॉरगेट फॉरगिव हिम इफ ही डजंट अपोलोजाइज टू मी, कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा जब तक कि वो मुझसे माफी ना मांग ले। आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज मी, कि जब तक मैं आ रहा है कि माफी ना मांग रहे। आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज टू मी। अब अपोलोजाइजेस यहाँ पर है, ही अपोलोजाइजेस, अपोलोजाइज्ड कर चुका। आई शैल फॉरगिव हिम अनलेस, फॉरगिव माफ कर दूंगी, अनलेस तब तक के, तो ये फॉर नॉट फॉरगिव में आना चाहिए। अनलेस ही डजंट अपोलोजाइज टू मी आई शैल नॉट फॉरगिव हिम, जब तक वो माफी नहीं मांगता मैं उसे माफ नहीं करूंगी। तो दिखने में ये भी दिख रहा है फोर, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज मी, ये भी दिख रहा है मेरा बोलिए अनलेस आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। और पहले और दूसरे में क्या फर्क है, अपोलोजाइजेस और अपोलोजाइज। सेकंड में मेरा आई शैल नॉट फॉरगिव हिम अनलेस ही अपोलोजाइज टू मी। तो ये टेंसेस प्लस अनलेस का यूज है। उसका हमको रूल पढ़ना होगा जिसमें फर्स्ट है कि जब तक माफी नहीं मांगता, इस तो इसके ग्रामर में क्या हिसाब से आएगा कि जब तक माफी नहीं मांगता, माफी नहीं मांगा था, इससे ये चेंज हो जा रहा है। और आई शेल फॉरगिव हिम, ये माफ कर दे में आ रहा है तो ये बिल्कुल नहीं था। और अनलेस ही डजंट अपोलोजाइज टू मी, तो नहीं मांगता, आई शेल नॉट फॉरगिव हिम, मैं माफ नहीं करूंगी। ये क्यों नहीं हुआ, अनलेस ही डजंट, तो डजंट डजंट अपोलोजाइज टू मी, ही डजंट। और इसमें क्या है पहले में, हालांकि सेंटेंस में डजंट था, इफ ही डजंट अपोलोजाइज, अगर नहीं मांगेगा तो, और नहीं मांगता अपोलोजाइजेस, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अपोलोजाइजेस। ये डस का ईएस यहाँ पर आ जाएगा, तो जब तक नहीं मांगता तो ये यहाँ पर आ जाएगा कि माफी जब तक नहीं मांगता, क्योंकि अनलेस आ गया तो उसका मतलब ही आ गया। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, लग तो रहा कि ये होगा, लेकिन यहाँ पर अनलेस का इस्तेमाल देखिए कहीं पर शुरू में हुआ कि अनलेस ही डजंट, तो दोनों हो गए, जब तक नहीं करने में आता है अनलेस, जब तक ना हो। तो उसके साथ डजंट भी आ गया, तो ईएस आना चाहिए, डज आना चाहिए, लेकिन डज होने के बाद में अपोलोजाइजेस हो जाए इस तरह। तो अनलेस का एक बार हम ग्रामर देखते हैं। अनलेस सेंटेंस, तो अनलेस प्लस पास्ट टेंस कंडीशन भी आती है। अनलेस द ही वॉज वेरी इल, ही वुड बी एट वर्क, विंडो ओपन अनलेस इट्स रियली कोल्ड। तो दोनों चीजें उसके अंदर आती है अनलेस में। अनलेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट द कंडीशन दैट, जब तक वो कंडीशन ना हो जाए। शी वॉज बी सिक अनलेस शी स्टॉप, देखिए स्टॉप्स ईटिंग ऐसा आ रहा है, स्टॉप्स ईटिंग, शी के साथ में क्या आता है, ई एस लगता है, डज लगता है। तो उसके हिसाब से जब वर्ब आ जाता है तो वर्ब के साथ में वो एस लग जाता है, एस उसका मतलब शी ईट्स मतलब एस, तो शी स्टॉप्स ईटिंग, तो एस। तो रेगुलर काम में अनलेस जब तक ना हो, तो उस हिसाब से ये आ जाता है, तो ये हो जाएगा अपोलोजाइजेस टू मी। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट डब्ल्यू एच क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। अंडरलाइन पार्ट को आंसर के तौर पे आने के लिए आपको डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगाना है। वी हैव रिसीव्ड यूर लेटर्स दिस मॉर्निंग,
What have we received this morning? What we have received this morning? What have we received this morning? या what we have received this morning? तो डब्ल्यू एच में देखिए सब में व्हाट है, और इसमें व्हाट हैव है, व्हाट वी हैव, व्हाट हैव वी, व्हाट वी हैव। अब जब वी हैव है दोनों में तो क्या है, रिसीव्ड रिसीव, रिसीव्ड रिसीव, ये दो चीजों का फर्क। तब क्या है कि अंडरलाइन पार्ट जो है योर लेटर, इसका आंसर डब्ल्यू से कैसे हो जाएगा, वी हैव रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग, हमें आपके खुतूत मिल गए, योर लेटर्स दिस मॉर्निंग। तो अब डब्ल्यू एच वॉट हैव वी रिसीव्ड, ये गलत हो जा रहा, व्हाट वी हैव रिसीव्ड ये आएगा, वी हैव रिसीव्ड। तो क्या सेकंड हो रहा है, ये फोर्थ, उसका है फर्स्ट, व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, हमें क्या मिला। डी और इसकी जो पहले एग्जाम्पल दी गई थी ना, तो उसकी बेस पर है, जैसे कि रिसीव्ड तो हमारा सही था ही, लेकिन जैसे कि डू यू नो, ऐसा हम कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है, व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता है। तो व्हाट डू, तो व्हाट हैव, सवाल करते वक्त में डब्ल्यू एच के साथ में हैव वाला आ जाए पहले। व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, हमें क्या मिला। व्हाट वी हैव मतलब ये स्टेटमेंट सिंपल बन रहा है, वी हैव रिसीव्ड, ये सिंपल में आएगा वी हैव रिसीव्ड, लेकिन जब क्वेश्चन बनता है डब्ल्यू एच लगकर तो ये हैव उड़कर इधर आ जाएगा, व्हाट हैव वी रिसीव्ड दिस मॉर्निंग, इस तरह। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब इतना ही नहीं मगर इसके साथ ये भी, आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड एट माई डिनर टू, मैंने मेरे हाथ धोए और खाना भी खाया, मतलब डिनर टू। अब इसको नॉट ओनली आई वॉश्ड माई हैंड्स, ना सिर्फ मैंने हाथ धोया बट ऑल्सो एट माई डिनर, ऑल्सो एट माई डिनर, ऑल्सो एट माई डिनर टू, ऑल्सो एट माई डिनर, ऑल्सो एट माई डिनर, इसमें टू आ गया। अब इसके अलावा क्या, नॉट ओनली आई वॉश्ड माई हैंड्स, आई नॉट ओनली वॉश्ड माई हैंड, ये गलत हो गया सेकंड। आई वॉश नॉट ओनली, आई नॉट ओनली, ये तीनों गलत हो गए, तो क्या फर्स्ट हो जाएगा। इसका आ रहा है फोर्थ, फोर्थ में क्या था, आई नॉट ओनली, तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का आई में इस तरह से रूल कुछ इस्तेमाल होगा कि, जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, आई लव नॉट ओनली माई जॉब, तो मुझे पसंद नहीं है पहले बताते, मतलब हमको क्या लगता है कि नॉट ओनली आई लव माई जॉब, ऐसा हमको सीधे सीधे में पढ़ने में, या फिर हमको ऐसा लगता है कि नॉट ओनली आई लव माई जॉब बट ऑल्सो माई कोवर्कर्स। लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो को ऐसे इस्तेमाल कीजिए कि आई लव नॉट ओनली, कि आप जो चीज करते हो पहले वो बताइए, बाद में नॉट ओनली लगाइए, ऐसे में आ रहा है वो आई के साथ में, इन आई सब्जेक्ट, उसकी हम मिसालें लेते हैं विद आई सब्जेक्ट के, इन आई सब्जेक्ट में। अब नॉट ओनली इज द शटल, नॉट ओनली डिड द ही फॉरगेट, ये चीजें अलग आ रही है, लेकिन प्रेजेंट करने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सेकंड पीस होता है सरप्राइजिंग फर्स्ट से, लेकिन आई के साथ में जब लग रहा है सब्जेक्ट में, तो अभी हमने जो देखा उस तरह से आई के साथ में थोड़ा अलग आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब क्या है कि आई नॉट, तो ये टोटली वैसे तो गलत है, आई वॉइस्ड नॉट, ये भी गलत है, आई नॉट ओनली वॉश्ड माई हैंड्स, वो बता ही रहे कि ऐसा बोलना है आपको, आई नॉट ओनली वॉश्ड माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर। भाई के वो तो अभी जो हमने आई वाला रूल देखा उसके हिसाब से इसको ये फिर एज्यूम कर लेते हैं कि आई सब्जेक्ट पहले रख दीजिए, नॉट ओनली लगाइए उसके बाद, आई नॉट ओनली वॉश्ड माई हैंड्स यहाँ तक, बट ऑल्सो एंड की जगह, बट ऑल्सो एट माई डिनर,
लेकिन अब टू जो था यहाँ कंफ्यूज करने देखिए दूसरे में था, आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड बट ऑल्सो एट माई डिनर टू, क्योंकि जब ऑल्सो आ गया तो, बट ऑल्सो जब आ गया तो टू की जरूरत नहीं रही, तो इस वजह से ये नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर आ जाएगा आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड्स बट ऑल्सो एट माई डिनर। तो कुछ चीजों में नॉट ओनली पहले आता है, जिसमें कंफ्यूज करने के लिए आई सब्जेक्ट पर अब याद रख लेना है कि आई को पहले आपको रख लेना है। चूज द करेक्ट वर्बल क्वेश्चन ऑफ द गिवन सेंटेंस। कि वर्बल क्वेश्चन, अब वर्बल और नॉन वर्बल सेंटेंसेस को हमें देखना होगा कि वर्बल क्वेश्चंस क्या होते हैं और नॉन वर्बल क्वेश्चंस। यहाँ पर है कि ही गेव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल, कि उसने विटनेस दिया सेशनल ट्रायल में। तब यहाँ पर वर्बल क्वेश्चन को देखना है। तो हम देखते हैं कि वर्बल क्वेश्चंस क्या होते हैं। वर्बल क्वेश्चंस, वर्बल क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी आंसर्स के ऊपर होते हैं, कि आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स कंप्लीट करना, एनालॉजीज फाइंड करना, सिनोनिम एंटोनिम, ये सब में आते हैं वर्बल क्वेश्चंस। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल देखते हैं। ट्रू और फॉल्स बेसिस पे जो होते हैं, मतलब सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, या फिर इस तरह से। स्पॉटिंग एरर वगैरह में भी आते ही है। तोंडी प्रश्न जिसको कहते हैं, और उसको उर्दू में क्या कहेंगे। जुबानी को सवालात जो होते हैं, जैसे कि अब इसलिए यहाँ पर ये यूज हुआ कि डिड यू, डज ही गिव, मतलब उसका जवाब क्या होगा। ही गेव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल, इसका आपको वर्बल क्वेश्चन बनाना है। डिड ही गेव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल, तो उसका जवाब में फिर ये आना चाहिए, यस ही गेव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल। अब यहाँ पर क्या, डज ही गिव, डिड ही मतलब क्या दिया था, और डज मतलब क्या देता है, हमेशा की बात। तो गिव मतलब क्या दिया था, तो डिड आना चाहिए। अब डिड ही गिव, डिड ही गिव, क्योंकि गिव और गिव में फर्क है, और यहाँ पर डिड गिव ही विटनेस, ये बिल्कुल गलत हो गया। डिड गिव ही, ये गलत, डिड ही गिव विटनेस, तो गिव फर्स्ट अगर हम देखते हैं, डिड ही गिव विटनेस, तो वर्बल, और उसमें आ रहा है थर्ड। थर्ड में क्या है कि डिड ही गिव, क्या दिया था, क्योंकि जब गिव ने जगह ले ली डिड की, तो डिड ही गिव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल, तो ही गेव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल। तो यहाँ पर जो गिव में जो कंफ्यूजन हो रहा था, तो गिव ने, डिड ने उसकी जगह ले लिया, डिड ही गिव विटनेस एट द सेशनल ट्रायल, इस तरह। तो वर्बल, ये वर्बल और नॉन वर्बल। और नॉन वर्बल मतलब क्या होता है। नॉन वर्बल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइंडिंग द नेक्स्ट डायग्राम वगैरह। वर्बल गैर जुबानी, इस तरह से। तो गैर जुबानी में मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के आते हैं, मतलब इमेज के हिसाब से। वो टी आई टी में भी आता है, टेट वगैरह में। वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल में पूछता है डायरेक्ट जुबानी, और नॉन वर्बल में ऐसे इमेजेस और स्पेशल रीजनिंग वगैरह में आता है। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं। तो नॉन वर्बल ये चीज हो जाएंगी क्वेश्चंस। तो ये दो चीज हो गई। अब उसके बाद चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव के बारे में तो अभी हमने पढ़ा, एक्टिव और पैसिव। पैसिव में जो गिवन बाय ऐसा आ जाता है, तो द थीव्स हैड ब्रोकन द बैक डोर, तो मतलब थीव की जमा थीव्स आ गई। चोरों ने ब्रोकन द बैक डोर, के पिछला दरवाजे को तोड़ दिए थे। तो द बैक डोर हैड ब्रोकन बाय थीव्स, द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन, टूट रहे थे। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस काम में बीन जब लग रहा है, द बैक डोर हैज बीन ब्रोकन, और हैड बीन ब्रोकन बाय देम। यहाँ सिर्फ देम आ गया तो ये हटा देंगे, क्योंकि देम मतलब कौन, थीव्स का जिक्र नहीं हुआ, तो ये थर्ड हटा देंगे। अब थीव्स तीन चीजों में है, लेकिन यहाँ पर है कि हैड ब्रोकन बाय, तो एक तो ये हो सकता है
तो क्या है कि द बैक डोर हैड ब्रोकन बाय थीव्स, द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन। तो यहाँ पर हमने थर्ड को तो हटा दिया, और हैड बीन ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन और हैड ब्रोकन। तो ज्यादा फर्स्ट हो सकता है। और सेकेंड है सर, बोलो ना हमने सेकेंड। सेकंड वाला क्यों हो रहा है कि बैकडोर हैड बीन ब्रोकन बाय द थीव्स के। हैड बीन में मतलब क्या आएगा पूरा? हैव बीन मतलब कर रहे थे, तो तोड़ रहे थे वैसे। तो इन्होंने तोड़ दिए, और हैड बीन ब्रोकन बाय थीव्स, तो फर्स्ट क्यों नहीं हुआ वो देखना है। द बैकडोर हैड ब्रोकन बाय द थीव्स, तो उनके उनके जरिए टूटा, लेकिन टूट रहा था ऐसे में। मतलब उसमें उसमें तो ये ब्रोकन बाय थीव्स ये जो आया, तो इसमें ऐसा आता था कि थीव्स ब्रोकन डायरेक्टली, जैसे कि इसमें था पहले द थीव्स हैड ब्रोकन द बैक डोर। तो ब्रोकन द बैक डोर, ब्रोकन बाय द थीव्स, हैड ब्रोकन बाय द थीव्स, यही इसका उल्टा था वैसे तो। लेकिन इसमें लगाना है कि द बैक डोर हैड बीन ब्रोकन बाय द थीव्स। तो इसके पूरे पैसिव और एक्टिव वॉइस को पूरा अच्छे से देखना होगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मिस्टर केदार बिकम्स द एन ह और नौ आर्टिकल एसपी ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट कम आ बिकम्स। अब अगर एसपी है तो एस की आवाज अ से निकलती है तो एन लग सकता है, एक एसपी। और द मतलब स्पेशल चीज हो रही है, बिकम्स द एसपी। तो उसका है फर्स्ट जो कि है द। मिस्टर केदार बिकम्स द एसपी, क्योंकि स्पेशल चीज है इसके लिए, ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट। चूज द करेक्ट डिग्री सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। करेक्ट डिग्री का सेंटेंस इसमें से पढ़ना है। Dr. Ganesh is one of the most popular teachers on our class. Dr. Dinesh is the one of the most popular teacher on our class. Dr. Dinesh is the most popular teachers on our class. Dr. Dinesh is more popular teachers on our class. अब इसमें फर्क क्या है सब में? Is more popular, is the most popular, और is one of the most popular, is one of the most popular। अब ये दोनों में क्या फर्क है पहले और दूसरे में? उसमें टीचर्स है, उसमें टीचर है। हाँ टीचर्स। तो दिनेश टीचर्स तो नहीं हो सकता, तो जहां जहां पर टीचर आया है तो वो हटा देना है। और सेकंड में ही एक टीचर है, डिग्री सेंटेंस उसका। टीचर तो इसमें ये लगता है कि आंसर की में बहुत सारे गलतियां उसमें हुए हैं, इस वजह से सबके क्वेश्चंस भी गलत आ रहे हैं आंसर्स। तो इसमें तो ये जाहिर है कि टीचर्स जब आ गया, मोस्ट पॉपुलर टीचर्स, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं, डॉक्टर गणेश बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टीचर है हमारी क्लास के, तो यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए। तो वो दो का एक बताया गया जो कि गलत है। उसी तरह से फिर ये भी जो हमने ऊपर देखे थे सारी चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं वो गलत रही होंगी। उसके बाद है तो ये पैसेज को पढ़ लेना है पहले। न्यूज पेपर्स सेल बिकॉज ऑफ न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू। ये पढ़ के दिमाग में बिठा लेना इसके मतलब के साथ, तो समझ में आ जाता है हमारे के जवाब क्या है। न्यूज़पेपर सेल इसलिए होता है क्योंकि न्यूज़ और एडिटोरियल कवरेज के हिसाब से, बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू, और ज़्यादा उसमें मुनाफा होता है फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट से। न्यूज़ कॉस्ट मनी, न्यूज़ जो है तो पैसा उसमें लगता है, वाइल एडवर्टाइजमेंट फेच मनी,
और एडवर्टाइजमेंट खींचता है पैसे को। द इकोनॉमिक्स ऑफ द मॉडर्न न्यूज़पेपर इज सच दैट इट कांट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज़। आजकल की जो इकोनॉमिक परिस्थिति है न्यूज़पेपर की, वो इस तरह से है कि सिर्फ आप अखबार बेचकर कमा नहीं सकते। इट हैज टू डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, कि आपको एडवर्टाइजमेंट लेना होंगे नेताओं के, इनके उनके। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर्स हु कैन अफोर्ड टू बाय न्यूज़पेपर एंड बिजनेसमैन हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज इन इट। कि एक तो ऐसे लोग होना चाहिए सब्सक्राइबर भी, जो कि खरीद कर पढ़े, और उसके अलावा आपको ऐसे बिजनेसमैन भी होने चाहिए जो कि पैसे दे पाए एडवर्टाइज करने के उसमें। द ग्रोथ ऑफ द पेपर प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, दोनों पर डिपेंड है ग्रोथ पेपर की। देयरफॉर इन न्यूज़पेपर मैनेजमेंट नीदर एस्पेक्ट्स कैन बी निग्लेक्टेड, कि कोई भी एस्पेक्ट छोड़ा नहीं जा सकता, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, एडिटोरियल, सर्कुलेशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट। द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन होता है वेरियस डिपार्टमेंट्स में, एडिटोरियल होता है, सर्कुलेशन होता है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी होती है, प्रोडक्शन होता है, ये बहुत जरूरी है इफेक्टिव और बेटर मैनेजमेंट के लिए। The head of various departments must be part of the management of the newspaper. They must be aware of the goals, sets, policies and future plans of the management. उन्हें सब चीज़ों के बारे में खबर रहती है, पॉलिसीज, प्लान क्या है, सब चीज़ें मैनेजमेंट, कब उसका मतलब सालगिरह मनाना है, कब क्या है, कौन सा इवेंट रखना है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन। वो कट ऑफ नहीं हो सकते वहां से। इन एडिशन ईच डिपार्टमेंट शुड कीप द अदर डिपार्टमेंट मैनेजर्स इन्फॉर्म्ड ऑफ दोज ऑफ इट्स एक्टिविटीज दैट विल बी यूजफुल टू देम। तो वो डिपार्टमेंट बताता है, मैनेजर्स को इन्फॉर्म करके रखता है कि एक्टिविटीज जो हेल्पफुल होंगी उनके लिए। दिस इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट। तो एक वाइटल एस्पेक्ट है न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का। तो अब ये कहा गया कि द ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर डिपेंड किस पे होती है, सब्सक्राइबर एंड एडवर्टाइजर। तो फर्स्ट है, तो 26 का हम देखते हैं फर्स्ट सही जवाब। नेक्स्ट है, द वर्ड वाइटल एज यूज इन कॉन्टेक्स्ट मीन्स, वाइटल मतलब होता है बहुत अहमियत वाला, हेल्दी, प्राइमरी, लिवली, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट एक प्राइमरी, बुनियादी, दो चीजें दिमाग में आ रही है, तो इसके अंदर रहेगा फोर्थ, जो कि है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द मेन आइडिया ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ पैसेज इज द इकोनॉमिक ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग। इकोनॉमिक क्या होता है पब्लिशिंग का, द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ये तो नहीं है एडवर्टाइजमेंट की हैसियत, न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज, और द ग्रोथ ऑफ द प्रेस, के प्रेस की ग्रोथ। तो एक तो ये हो सकता है इकोनॉमिक, कि इकोनॉमी लेवल। तो फर्स्ट सही जवाब है कि इकोनॉमिक न्यूज़पेपर पब्लिशिंग की क्या होती है, क्योंकि उसमें बताया गया कि सब्सक्राइबर के साथ एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। इकोनॉमी, द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट मस्ट नो अबाउट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को क्या होना चाहिए जरूरी। मैनेजमेंट तो आया था, लेकिन गोल्स एंड मनी, गोल्स, पॉलिसीज एंड प्लान्स, तो दूसरा मुनासिब दिख रहा है, गोल्स, पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो हम देखते हैं 29 का सेकंड बिल्कुल सही है, तो आंसर की भी सही है, बस वो क्वेश्चन गलत हुआ है, एस वाला टीचर्स, वो ऊपर नीचे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने टीचर्स को सेकंड की जगह फर्स्ट पे रख दिया। द मेन आइडिया ऑफ द सेकंड पैराग्राफ इज द पैसेज इज द फ्यूचर ऑफ न्यूज़पेपर, हाउ टू सेल न्यूज़पेपर, इफेक्टिव न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, द रोल ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट। तो इनका ये भी हो सकता है फोर्थ रोल डिपार्टमेंट्स का, या इफेक्टिव पेपर मैनेजमेंट भी हो सकता है। फ्यूचर ये सेल वाला नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं इसका है फोर्थ वाला, कि रोल क्या होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का, खुदा खुदा करके और बहुत मिस्टेक मिस्टेक करके, और मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ टीचिंग, जैसे हम पढ़ते हैं सीडीपी में। तो अगर गलतियां भी आ रही तो आमोजिस का एक हिस्सा है वो, जिसमें हमें सीखने मिलता है। तो इसके साथ ये मीटिंग